व्यवस्था को समझते समय हम लोगों ने यहाँ से बात को शुरू किया था कि अस्तित्व को देखेंगे वो सहअस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। और ये सहअस्तित्व में एक तो व्यापक वस्तु दिखाई देती है, एक तो ये स्पेस दिखाई देता है और दूसरी ये इकाइयाँ दिखाई देती है। और ये इकाई हमेशा व्यापक के साथ ही दिखाई देती है। इकाई का होना व्यापक के साथ ही बना रहता है। इन दोनों का अलग अलग होने का कोई प्रावधान नहीं दिखता है। इकाई जब कभी भी होती है तो व्यापक के सहअस्तित्व में ही रहती है और व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए ये व्यापक और इकाई दो अंतर दिखता है। इकाई बड़ी हो या छोटी वो सीमित ही दिखाई देती है। व्यापक हमेशा असीमित दिखाई देता है। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण इसको व्यापक नाम दिया है। इसी तरह से प्रकृति जहाँ कहीं भी होती है क्रियाशील ही रहती है। इकाई में कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, जबकि व्यापक स्वयं क्रिया नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव नहीं है, इकाई नहीं। और इन दोनों के अस्तित्व में रहते हुए ये जो संपृक्तता है ये व्यापक और इकाई के अंतर संबंध को बताती है। ये दोनों जो अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, उस अविभाज्यता में इकाई में क्रिया दिखाई देती है, उसका स्वयं में व्यवस्था होना दिखाई देता है, दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानना, निर्वाह करना दिखाई देता है। इसी को जब व्यापक की जगह से देखते हैं, इसी अस्तित्व को, ये इकाई और व्यापक अलग नहीं होते हुए भी जब उसको इकाई की तरफ देख के कहते हैं तो इकाई क्रिया है, इकाई स्वयं में व्यवस्था है, इकाई संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है। जब उसको व्यापक की तरफ से देख के कहते हैं तो व्यापक इस ऊर्जा संपन्नता का आधार है, इस रूप में समान रूप से उपलब्ध ऊर्जा। इकाई अपनी क्षमता और पात्रता अनुसार उसको एक्सप्रेस कर पाती है। तो उसी व्यापक में रहते हुए पदार्थ अवस्था में सिर्फ क्रियाशीलता दिखती है, कंपन दिखाई देता है, गति दिखाई देती है। प्राण अवस्था में कंपन और गति के साथ साथ श्वसन और प्रश्वसन की भी क्रिया दिखाई देती है, सांस लेने छोड़ने की क्रिया दिखाई देती है, जो पदार्थ अवस्था में नहीं दिखती। जीवावस्था में जाके देखने जाते हैं तो शरीर में वहां भी गति, तरंग, कंपन, श्वसन प्रश्वसन दिखाई देता है। लेकिन मैं में देखने जाइएगा तो जीने की आशा के तहत शरीर के लिए जो अनुकूल रस रसायन होता है उसको चयन करने का और प्रतिकूल से दूर रहने का प्रवृत्ति दिखाई देता है। इस रूप में आस्वादन और चयन की क्रिया दिखाई देती है। और मानव में जाके देखते हैं तो जानने की, समझने की भी क्षमता दिखाई देती है। ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखता है। इकाई के व्यवस्थित होने की जगह से जब व्यापक को देखते हैं तो वो इस व्यवस्थित इकाई के व्यवस्थित होने के आधार के रूप में, नियम के रूप में, न्याय के रूप में, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में समझ में आता है। और इकाई दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है। इस जगह से देखेंगे तो व्यापक उस संबंध के आधार के रूप में और पारदर्शी होने के रूप में, जिसके आर पार देखा जा सकता है या जिसमें आर पार देखा जा सकता है, उस पारदर्शी वस्तु के रूप में पहचाना है। जी, जैसे ये जीव वाली जो अवस्था है, जो कुत्ता होता है वो जानना भी चाहता है। जैसे अगर किसी घर में गया तो पहले तो चारों तरफ का चक्कर लगाएगा, कहाँ उसका एरिया है, कहाँ उसको रखवाली करनी। समझता भी बहुत है। मेरा कुत्ता फोन पे बात करूँ तो वो फोन पर समझ जाता है सारी बातें कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये कौन सी चीज? अभी आता हूँ, थोड़ा जीवन क्रिया को एक्सप्लेन कर दूँ उठने के साथ, तो फिर आता हूँ। इसके साथ अब लौट करके जीवन की क्रिया को देखेंगे ना, तो पिछली 5 क्रियाओं पर थोड़ी हम लोगों ने पहले बात की थी। अभी थोड़ा और उसको विस्तार करके इन 10 क्रियाओं के ऊपर थोड़ा बात कर देते हैं, फिर लौट के उस पर भी आ जाएंगे। नीचे से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे, किसी जगह से देख सकते हैं। हम इसको एक बार ऊपर से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखना, जिसका मतलब है पूरे अस्तित्व को एक अखंड या समग्र वास्तविकता के रूप में देख पाना, पूरी प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना, स्वयं भी व्यवस्था पूर्वक जी पाना, दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को ठीक ठीक पहचान करके उसमें निर्वाह कर पाना,
ये जो पूरी मानसिकता है और जो अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में देख पाने की बात है, महसूस कर पाने की बात है, उसको अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना। तो अनुभव की क्रिया का मतलब है अस्तित्व जैसा है हम उसको ठीक ठीक वैसा ही देख पाते हैं। अनुभव की क्रिया के अभाव में अस्तित्व तो पहले भी सहअस्तित्व पूर्वक ही रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है, हमको महसूस नहीं होता है। अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होते हुए भी अगर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको महसूस नहीं दे रहा है, तो हमारे किसी काम का नहीं। ये ऐसे ही है कि घर के अंदर गड़ा हुआ सोना कितना भी हो, हमको पता नहीं है, तो हो सकता है नमक रोटी खा के जिंदगी गुजार रहे। तो अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होते हुए भी अनुभव की क्रिया के अभाव में हमारा डिस्कनेक्शन बना रहता है अस्तित्व से, वो हमारे लिए जीने के संदर्भ में कुछ काम नहीं आता है। अस्तित्व को सहअस्तित्व पूर्वक महसूस करने के आधार पर वैसा जीने को प्रमाण पूर्वक जीने के रूप में कहा है। प्रमाण पूर्वक जीने का मतलब सहअस्तित्व के अर्थ में ही हम पूरी तरह से जीते हैं, ये प्रमाण पूर्वक जीना है। तो अस्तित्व जब हमको सहअस्तित्व के रूप में अनुभव की क्रिया में दिखाई देता है, तो निर्णय उस सहअस्तित्व को ही प्रमाणित करने का होगा, उस सहअस्तित्व को ही एक्सप्रेस करने का होगा, उस सहअस्तित्व को ही अभिव्यक्त करने का होगा, उसी को प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाने। तो अनुभव को जब एक्सप्रेस करने जाते हैं, जीने जाते हैं, तो अनुभव पूर्वक जीने का जो निर्णय है उसको प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाने। इस अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया के साथ बोध की जगह पर देखेंगे तो पूरी प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देख पाना, चारों अवस्थाओं के धर्म को ठीक ठीक समझ पाना और चारों अवस्थाओं की परस्पर पूरकता के आधार पर पूरी प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना, उसको बोध की क्रिया के रूप में पहचाना। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। उस सहअस्तित्व के आधार पर जब हम प्रकृति को फैला करके देखने जाते हैं, यहाँ पर अनुभव में हमने व्यापक में संतृप्त प्रकृति को देखा। उस प्रकृति को जब फैला करके देखने जाते हैं, उस प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाने को बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। और बोध के साथ जब हम जीने का निर्णय लेते हैं, तो जैसा हमको प्रकृति व्यवस्था के रूप में समझ में आई है, उस व्यवस्था के अर्थ में ही जीने का निर्णय होता है, जिसको संकल्प के रूप में पहचाना है। तो संकल्प का अर्थ है ये जो पूरी प्रकृति हमको व्यवस्था के रूप में समझ में आई है, उस संपूर्णता के समझने के आधार पर हम अपनी नीचे की सभी क्रियाओं और बाहर के जीने को उस आधार पर इंश्योर करने का जो निर्णय लेते हैं, उसको संकल्प की क्रिया के रूप में पहचाना। संकल्प का मतलब है संपूर्णता के अर्थ में कल्पनाशीलता को गति दे पाना। ये जो नीचे हमारी कल्पनाशीलता की क्रिया कुछ न कुछ चल ही रही है, ये सर्कल के 5 क्रियाओं में, इन क्रियाओं को प्रकृति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर इंश्योर करने के निर्णय को संकल्प की क्रिया के रूप में पहचाना है। और बोध का मतलब है पूरी प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देख पाना, जिसका मतलब है चारों अवस्थाओं का जो धर्म हम लोगों ने पीछे देखा था, उसको स्वयं में देख पाना, स्वयं में महसूस कर पाना और उस आधार पर पूरी प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना। मतलब पूरी प्रकृति का ज्ञान हो जाना। जी, ज्ञान को अनुभव करना, वही ज्ञान को देख पाना। और व्यवस्था का ही ज्ञान होने की बात है, अव्यवस्था ज्ञान की वस्तु नहीं। और संकल्प की परिभाषा क्या है? संकल्प का अर्थ है बोध में जो दिखाई दिया है उसी के अर्थ में जीने का निर्णय संकल्प। नहीं, पहले तुम बोला था। सुनिए ना, दोबारा बोल देंगे जी। बोध के आधार पर थोड़ा धैर्य रख के सुनना पड़ेगा, पहले या दूसरे वाक्य में आ जाएगा। बोध के आधार पर जो प्रकृति व्यवस्था के रूप में हमको समझ में आई है, वो व्यवस्था पूर्वक जीने के निर्णय को संकल्प के रूप में पहचाना है। दूसरी तरफ से देखेंगे तो बोध की जगह पर जो ये प्रकृति संपूर्ण रूप में हमको समझ में आई है, वो संपूर्णता के अर्थ में ही हम अपनी कल्पनाशीलता को, हम अपनी नीचे की क्रिया को चलाने का जो निर्णय लेते हैं, उसको संकल्प कहा है।
तो संपूर्णता के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता को चलाने का, गति देने का जो निर्णय हमने अपने में लिया है वो संकल्प। और चूंकि ये संकल्प बोध पर आधारित है, वास्तविकता को देखने पर आधारित है, इसलिए अब इसके टूटने की संभावना नहीं। अभी तो हम सुबह एक संकल्प लेते हैं, दोपहर में दूसरा लेते हैं, शाम में तीसरा लेते हैं, क्योंकि वो टिकता नहीं है। पूरी प्रकृति को समझने के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, चूंकि ये संकल्प हमारा लिया हुआ है कि हम उसी अर्थ में जिएंगे, इसलिए अब इस संकल्प के निरंतरता की संभावना है, कंटिन्यूटी की संभावना है। एक बार पूरी प्रकृति हमको व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है, तो उस व्यवस्था में अपनी भागीदारी को फैला करके देखने का और एक एक इकाई की व्यवस्था में भागीदारी को फैला के देखने की क्रिया को चिंतन के रूप में पहचाना। तो चिंतन का मतलब है मुख्य रूप से ये जो पूरी प्रकृति हमको व्यवस्था के रूप में दिखाई दिया है, उसमें मानव के रूप में हमारी क्या भागीदारी होगी। हमारे एग्जांपल देखिए, आपने संकल्प याद कर रहे हैं उसको, तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। वेट अ मिनट, अब अभी जो अगला मैं आधे घंटे बात कर रहा हूँ ना, समझ में आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आए किनारे करके छोड़ दीजिए, हमको कुछ बोल लेने दीजिए, मैं अपनी तृप्ति के लिए बोलना चाहता हूँ। आप सुनिए और सबसे तोड़िए, नहीं सुनिए और सबसे तोड़िए। अब तो हमको बोलना है जी, नहीं तो फिर हमको उसी मौलिक बात पर आना पड़ेगा। अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है, जहाँ पूरे अस्तित्व को हम उसी एक अखंड व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में देखते हैं और पूरा अस्तित्व हमको एक अखंड समग्र वास्तविकता के रूप में दिखाई देता है, समझ में आता है, महसूस होता है। जैसा हमको अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में दिखा है, उसी को प्रमाणित करने का, सहअस्तित्व के अर्थ में जीने का ही जो निर्णय है, उसको प्रमाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना। ये जो व्यापक में संपृक्त प्रकृति हमको अपने में महसूस हुआ, उसमें जब प्रकृति को विस्तार करके देखने जाते हैं, तो प्रकृति का जो ज्ञान हमको होता है, प्रकृति की जो समझ हमको होती है और उसकी व्यवस्था की, उसकी धर्म की जो समझ होती है, उसको बोध के रूप में पहचाना है। प्रकृति एक बार व्यवस्था के रूप में समझ में आती है, तो व्यवस्था के अर्थ में ही जीने का, उसी को एक्सप्रेस करने का हमारा निर्णय होता है, जिसको हम संकल्प के रूप में पहचाने। तो बोध की जगह पर संकल्प होने का मतलब है, अब जो इसकी नीचे की सारी क्रियाएं हैं, बाहर व्यवहार कार्य तक, यहाँ चित्रण चिंतन से शुरू करके, ये सारी क्रिया को हम जो संपूर्णता को समझे हैं, पूरी प्रकृति को जो व्यवस्था के रूप में समझे हैं, उसी के अर्थ में हम अपनी कल्पनाशीलता को चलाने का निर्णय करेंगे, इसको संकल्प के रूप में पहचाना है। वो प्रकृति को व्यवस्था के रूप में जो बोध की जगह पर हमने देखा, उसके आधार पर व्यवस्था में भागीदारी का जो हमारा निर्णय होता है, उसको जो विस्तार करके देखने का काम हम करते हैं, उसको चिंतन के रूप में पहचाना। तो यद्यपि प्रकृति में व्यवस्था में भागीदारी तो सभी का है, पदार्थ अवस्था का भी कुछ भागीदारी है, प्राण अवस्था का भी कुछ भागीदारी है, जीव अवस्था का भी कुछ भागीदारी है, मानव का भी कुछ भागीदारी है, पर उसमें अच्छी बात यह है कि बाकी तीन अवस्थाएं तो अपनी भागीदारी कर ही रही है। मानव को अपनी भागीदारी को समझने की जरूरत है और फिर करने की जरूरत है। तो मानव जो अपनी भागीदारी को समझने का काम करता है, फैला करके देखने का काम करता है, उसको चिंतन के रूप में पहचाना। तो चिंतन की जगह पर देखिएगा, तो ये मानव जब मानव के साथ संबंध में भागीदारी को देखने जाता है, तो विश्वास से लेकर के प्रेम तक के भाव के रूप में उस भागीदारी को देख पाता है। उस विश्वास से लेकर के प्रेम तक के भाव को जब व्यक्त करने जाते हैं, तो और अलग अलग क्रियाएं दिखाई देती हैं। जैसे सम्मान को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो आदर के रूप में दिखाई देता है, विश्वास को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो सौजन्यता के रूप में दिखाई देता है, स्नेह को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो निष्ठा के रूप में दिखाई देता है, ऐसे ही वात्सल्य को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो सरलता के रूप में दिखाई देता है, ममता को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो उदारता के रूप में दिखाई देता है, कृतज्ञता को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो सौम्यता के रूप में दिखता है, गौरव को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो सरलता के रूप में दिखाई देता है, श्रद्धा को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो पूज्यता के रूप में दिखाई देता है,
प्रेम को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो अनन्यता के रूप में दिखाई देता है, जिसका मतलब है कोई भी अब हमको अपने से भिन्न, अपने से दूसरा, अपने से विरोधी समझ में नहीं आता है, बल्कि सभी अपने जैसे ही हमको दिखाई देते हैं। उस अपनेपन के साथ जीने को अनन्यता कहा है, जिसका मतलब है कोई अन्य नहीं है अब मेरे लिए, सभी अपने ही हैं और हमसे जुड़े हुए ही। शिष्ट मूल्य को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने का काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये भागीदारी को देखने जाते हैं तो संबंध में ऐसा दिखता है। ऐसे ही मानवीय व्यवस्था में जब अपनी भागीदारी को देखने जाते हैं तो धीरता के रूप में, वीरता के रूप में, उदारता के रूप में, दया के रूप में, कृपा के रूप में, करुणा के रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही जब उत्पादन की जगह पर देखने जाते हैं हमारी भागीदारी का स्वरूप क्या है, तो प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को अपने जीने के लिए उपयोगी बना लें हम, इस रूप में उपयोगिता दिखाई देती है। और उसके साथ जीते हुए वो लंबे समय तक संरक्षित रह सके और व्यवस्थात्मक सौंदर्य उसमें हमको दिखाई दे सके, उसको कला के रूप में पहचाना। तो प्रकृति के साथ उत्पादन करते समय उपयोगिता और कला, इन दो मूल्यों के रूप में, इन दो भावों के रूप में अपनी भागीदारी दिखती है। मानवीय व्यवस्था में जीते हुए धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इस रूप में अपनी भागीदारी दिखती है। मानव मानव संबंध में जीते हुए विश्वास से लेकर के प्रेम तक, और विश्वास को एक्सप्रेस करते समय सौजन्यता, प्रेम को एक्सप्रेस करते समय अनन्यता, इतने रूपों में हमको व्यवस्था में भागीदारी दिखाई देती है, जिसको हम चिंतन के रूप में पहचानते हैं। एक बार अपनी भागीदारी इन मूल्यों के रूप में समझ में आता है तो जो इच्छा बनेगी, जो चित्रण हम अपने में बनाएंगे, वो इन मूल्यों के साथ ही जीने का बनाएंगे, इन मूल्यों के साथ ही जीने का बनाएंगे, अन्यथा जीने का बनने का संभावना ही नहीं होता। तो अब जो हमारा चित्रण होता है वो यहाँ चिंतन में जो व्यवस्था में भागीदारी हमने देखी है उसी के अर्थ में जीने का होता है, न कि अन्यथा होता है। इस चित्रण के साथ जब हम जीने जाते हैं तो जो सारा विश्लेषण में विचार फैलाते हैं हम, वो विचार अब ये जो चित्रण में हमने चिंतन के मूल्यों को फैलाया, भावों को फैलाया, विचार सारा उसी अर्थ में होता है कि उसको कैसे करें। तो उपयोगिता मूल्य को कैसे प्रमाणित करें, कला मूल्य को कैसे सुनिश्चित करें, विश्वास को कैसे सुनिश्चित करें, सम्मान को कैसे सुनिश्चित करें, धीरता को कैसे एक्सप्रेस करें, वीरता को कैसे जिए, उसके संदर्भ में ही हमारा सारा विचार फैलता है, अन्यथा विचार नहीं होता है। तो अब जो 10वें ऑप्शन हमको यहाँ विचार की जगह पर फैल करके दिखाई देते हैं, उसमें कौन से ऑप्शन को हम करने जाएंगे वो निर्भर करता है इस बात पर कि यहाँ अनुभव बोध चिंतन की जगह पर हमको क्या ठीक समझ में आए। चिंतन की जगह पर जो अपनी व्यवस्था में भागीदारी समझ में आती है उसी को न्याय की दृष्टि के रूप में पहचाना है। पूरी प्रकृति के बोध की जगह पर जो व्यवस्था हमको समझ में आती है उसको धर्म की दृष्टि के रूप में पहचाना है, और अस्तित्व जो सहअस्तित्व के रूप में यहाँ अनुभव की जगह पर हमको दिखाई देता है उसको सत्य की दृष्टि के रूप में पहचाना है। तो अब यहाँ विचार करते समय उन सारे ऑप्शंस में से किसको चुनेंगे हम, वो जो तुलना करने जाते हैं अब वो न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि के आधार पर होता है, न कि प्रिय, हित और लाभ की दृष्टि के आधार पर होता है, जो आज हम कर रहे होते हैं। आज हमारे चुनने का आधार ये है कौन सा बिजनेस करना है, तो मुनाफा किसमें अधिक, लाभ किसमें अधिक, समझ करके जीने जाएंगे तो ये देखेंगे कि प्रकृति की व्यवस्था के हिसाब से ठीक कौन है, मानव मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने के अर्थ में कौन सा ठीक, अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में कौन सा ठीक है, न कि पैसा बनाने के हिसाब से कौन सा ठीक। ऐसे ही अधिक प्रिय की दृष्टि के साथ देखने जाते हैं तो संवेदनाओं की अनुकूलता में क्या ठीक मिलेगा, कहाँ अच्छी संवेदना लग रही है, कहाँ खराब लग रही है, वो हमारे निर्णय का आधार बन जाता है। एक बार हमको वास्तविकता ऊपर समझ में आती है तो अब न्याय हमारे जीने का आधार बनता है। तो खाने में अगर 2 रोटी कम है, हमको भूख लगी है, तो भी हम आपको साथ में खिला के खाने की सोचते हैं, न कि संवेदना के आधार पर खुद खा लें और आप भूखे पड़े रहें, ऐसा सोचते हैं। कोई अच्छी चीज खाने की हमको दिखाई देती है तो आपको खिला के खाने की सोचते हैं, न कि खुद खा लेने की सोचते हैं। प्रिय की दृष्टि जब तक रहेगी हम खुद खा लें आपका बाद में देखेंगे वाला डिजाइन चलता है। न्याय की दृष्टि की वरीयता होती है
तो हम न्याय के आधार पर सोचते हैं, न कि प्रिय के आधार पर सोचते हैं। ऐसे ही हित की जगह पर, शरीर स्वास्थ्य की जगह पर हम शरीर स्वास्थ्य का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कहीं अगर रात भर अपने किसी संबंधी की सेवा करनी है तो ये पता होते हुए भी कि शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, हम संबंधी का सेवा करने का सोचते हैं। तो न्याय की दृष्टि से जब प्रिय हित और लाभ की दृष्टि नियंत्रित होती है तो संबंध हमारे लिए वरीयता में आ जाता है, मानव के साथ तृप्ति पूर्वक जीना वरीयता में आ जाता है, सुविधा का प्रयोग हम उसमें आवश्यकता अनुसार करते हैं। तो प्रिय हित और लाभ का विरोध नहीं है, लेकिन अगर न्याय की दृष्टि और प्रिय में किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुने? अगर कोई ऐसा अवसर हो जहां न्याय और हित में किसी एक को चुनना हो तो किसको चुने? ये प्रश्न। तो न्याय से नियंत्रित प्रिय हित लाभ की दृष्टि यहाँ होती है। ये सत्य, धर्म और न्याय से नियंत्रित प्रिय हित लाभ की दृष्टि यहाँ होती है। इसलिए सारे ऑप्शन में से हम उस ऑप्शन को चुनते हैं जो न्याय के अनुरूप है, जो धर्म के अनुरूप है, जो सत्य के अनुरूप है। वो हमारे निर्णय लेने का आधार बनता है। उस न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के साथ जब हम आस्वादन और चयन की जगह पर देखते हैं तो अब जो हमारा आस्वादन है वो तीन तरह का दिखाई देता है। एक संवेदनाओं का आस्वादन दिखाई देता है जिसको रुचि मूलक आस्वादन कहते हैं। एक संबंध में भावों का आस्वादन दिखाई देता है जिसका दोनों हिस्सा है। आप हमसे सम्मान पूर्वक जीते हैं वो भी हमको पता चलता है, मेरे अपने में सम्मान का भाव हमको बना हुआ है वो भी हमको अपने में पता चलता है। तो यहाँ आस्वादन की जगह पर एक तो रुचि मूलक आस्वादन है, जो रुचियों में, पांचों संवेदनाओं में ठीक लगता है, उस आधार पर हम जीते हैं। एक है संबंध में भाव की जगह पर हम समझ के आधार पर अपने में भाव से भरे रहते हैं और उसका स्वाद, उसकी तृप्ति हमको मिलती रहती है। ये जो संबंध में भावों का स्वाद और तृप्ति हमको अपने में भी मिलता है और दूसरे एक्सप्रेस करते हैं, वहां भी हम देख पाते हैं, उसको मूल्य मूलक आस्वादन कहते हैं। तो मूल्य मूलक आस्वादन से जब हम आपको देखने जाते हैं तो आप गिफ्ट कितना बड़ा लाए हैं ये हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है, किस भाव से लाए हैं वो देखना हमारे लिए प्रमुख हो जाता है। ये मूल्य मूलक आस्वादन को बाहर देखने जाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा, अपने में देखने जाएंगे तो हमारे अंदर आपके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव भरा हुआ है, ये हमको अपने में महसूस होता है, एहसास होता है। उसके साथ एक और आस्वादन लक्ष्य मूलक आस्वादन की बात करते हैं कि अपने में समझना जो हमारा मूल लक्ष्य है और समाज में, परिवार में जो व्यवस्था पूर्वक जीना हमारा मूल लक्ष्य है, हम उसका भी आस्वादन कर पाते। और आप अपने में देख सकते हैं, कोई चीज़ हमको ठीक ठीक समझ में आती है तो उसकी भी एक तृप्ति हमको महसूस होती है, उसकी भी एक प्रसन्नता हमको महसूस होती है, उसका भी एक उत्साह हमको महसूस होता है। जैसे मिठाई पसंद की खाने से अपने को कुछ अच्छा लगता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ हमको ठीक ठीक समझ में आती है या समाज के लिए, परिवार के लिए हम व्यवस्था के अर्थ में कुछ कर पाते हैं तो उसकी भी तृप्ति दिखाई देती है, जिसको यहाँ लक्ष्य मूलक आस्वादन के रूप में पहचाना है। तो चाहे स्वयं की समझ की तृप्ति हो, चाहे परिवार और व्यवस्था में सार्थक जीने की तृप्ति हो, उसको लक्ष्य मूलक आस्वादन के रूप में पहचाना है, क्योंकि मानव का मूल लक्ष्य यही है, स्वयं में ज्ञान या समझ को सुनिश्चित करना और परिवार और समाज और व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जी पाना। तो ये तीन आस्वादन यहाँ पे दिखाई देते हैं, लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक, रुचि मूलक। और ये सब के आधार पर जो ऊपर में से सबसे ठीक हमको लगता है उसको हम चयन करते हैं, जो नीचे व्यवहार के रूप में, कार्य के रूप में और फैला के देखेंगे तो मानवीय व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखाई देता है। तो दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार, शेष प्रकृति के साथ जीते हुए कार्य और ये जो व्यवस्था है उसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, विनिमय में, न्याय में, किसी न किसी कार्यक्रम में हम सटीकता से भागीदारी करने के काम को कर पाते हैं, वो हमारा जीने का स्वरूप दिखाई देता है। तो एक मानव के रूप में अब अगर हम फैल के जीने जाते हैं तो ऊपर की इन क्रियाओं के अपने में सुनिश्चित होने से अस्तित्व जैसा पहले से ही है हम उसको ठीक ठीक वैसा देख पाते हैं। चूंकि अस्तित्व को हम अब ठीक ठीक देख पाते हैं
तो अब हमारी जो ये नीचे की क्रियाएं हैं ये संवेदना या मान्यता के आधार पर नहीं चल के अपनी समझदारी के आधार पर चलती हैं। ये अस्तित्व जैसा हमने देखा है अनुभव की जगह पर, बोध की जगह पर, चिंतन की जगह पर, अब वो हमारी इस नीचे की क्रिया का आधार बन जाता है, न कि मान्यता और संवेदना में अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे जीने का आधार बनती है। तो ये जो सर्कल में क्रियाएं दिख रही हैं 5, इन क्रियाओं के संतुलित होने का, व्यवस्थित होने का आधार यही है कि ये नीचे की 5 क्रियाएं इन ऊपर की 5 क्रियाओं के आधार पर चले। ऊपर की ये क्रिया नीचे की क्रिया का आधार बन जाए तो यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है, अपने में तृप्ति हो जाता है। यही तृप्ति जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई देती है उसको इस स्तर पर चयन आस्वादन के स्तर की तृप्ति को सुख नाम दिया। विचार की जगह पर जो हमको अपने में तृप्ति दिखाई देती है उसको शांति नाम दिया है। इच्छा की जगह पर जो हमको दिखाई देता है कि हमारी कुछ निश्चित इच्छाएं ही हैं और उसके पूरा होने का प्रावधान है अस्तित्व में और हम उसको पूरा कर सकते हैं, इस आधार पर अपने में संतोष का भाव आता है, न कि संतोष में जबरदस्ती काट के लाने की बात कर रहे हैं। पहले दिन से कई लोग संतोष के संदर्भ में बात कर रहे थे और किन्हीं ने हमको कहा भी था कि आखिर मतलब उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं उसको आज के लिए बचा के रखा था कि इच्छा की जगह पर जब अस्तित्व सहज देखने के आधार पर हमारी इच्छाएं संबंध में भावपूर्वक जीने की ही होती है, सुविधा के उपयोग सदुपयोग की ही होती है, उसकी व्यवस्थित उत्पादन की ही होती है और अपनी इच्छा या आवश्यकता के पूरा होने का अस्तित्व में प्रावधान दिखता है, इस आधार पर संतुष्टि होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ की तृप्ति को सुख कह रहे हैं, ये ऊपर विचार की जगह की तृप्ति को शांति कह रहे हैं, ये इच्छा की जगह की तृप्ति को संतोष कह रहे हैं और ये अपने में बोध और संकल्प होने के आधार पर जो तृप्ति है उसको आनंद कहा है और ऊपर जो अनुभव और प्रामाणिकता के जगह की तृप्ति है उसको परम आनंद शब्द से इंगित किया है। ऐसा अगर इस दर्शन में देखेंगे तो सुख, शांति, संतोष, आनंद और परम आनंद के साथ व्यक्ति जी सकता है, ये दिखाई देता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के संदर्भ में कुछ बातें कह रहे थे, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आता हूँ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के संदर्भ में जो बात कह रहे थे मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस दर्शन की जगह से देखेंगे तो ये चयन आस्वादन की क्रिया जहाँ घटित हो रही है उसको मन नाम दिया। तो मन का मतलब है, मन को अगर देखने जाएंगे कि किसको यहाँ मन कह रहे हैं तो आस्वादन और चयन की क्रिया जो दिखाई दे रही है उसी को मन कह रहे हैं। तो मन को ऑब्जर्व करने का मतलब है आस्वादन और चयन की क्रिया को देखना। मन को व्यवस्थित करने का मतलब है आस्वादन और चयन की क्रिया को व्यवस्थित करना। ऐसे ही ये विश्लेषण और तुलन की क्रिया जहाँ हो रही है उसको वृत्ति के नाम दिया है। वृत्ति, वृत्त कहते सर्कल को। विचार अगर ऊपर से व्यवस्थित होकर नहीं चलना शुरू करे तो हम उसमें उलझ जाते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो इच्छा जो एक बार तय हो गई, विचार फिर उसी में गोल गोल घूमता रहता, उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो वृत्ति की जगह पर ये विश्लेषण और तुलन की क्रिया जहाँ हो रही है उसको वृत्ति नाम दिया है। तो वृत्ति को देखने का या ऑब्जर्व करने का मतलब है अपने विचारों के प्रति, अपने विश्लेषण तुलन के प्रति सजग रहना। और उसको व्यवस्थित करने का मतलब है, वृत्ति को व्यवस्थित करने का मतलब है अपने विश्लेषण और तुलन की क्रिया को व्यवस्थित करना। ऐसे ही ये चिंतन और चित्रण की क्रिया जहाँ घटित हो रही है उसको चित्त नाम दिया है। चित्त नाम दिया है। तो मन, वृत्ति, चित्त। चित्त को देखने का मतलब है अपनी इच्छा या चिंतन की क्रिया और चिंतन की क्रिया के प्रति सजग रहना। और चित्त को व्यवस्थित करने का मतलब है अपने में चिंतन को सुनिश्चित करना और चित्रण को चिंतन के आधार पर इंश्योर करना ताकि हमारी एक एक इच्छा व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में सज जाए। इससे ऊपर देखेंगे तो विरोध और संकल्प की क्रिया जहाँ घटित हो रही है उसको बुद्धि नाम दिया। तो बुद्धि के प्रति सजग होने का मतलब है अपने बोध और संकल्प के प्रति सजग होना।
बुद्धि के प्रति जागृत होने का या बुद्धि के व्यवस्थित होने का मतलब है अपने में बोध की क्रिया को सुनिश्चित कर पाना और वैसा जीने के अर्थ में संकल्प को इंश्योर करना। ऐसे ही अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया जहाँ घटित के आधार पर जो हमारी इच्छाएं निश्चित व्यवस्थित संतुलित हो जाती हैं और उनके पूरा होने का प्रावधान अस्तित्व में दिखता ही है, उसके आधार पर जो संतुष्टि अपने में बनी रहती है, अभाव से मुक्त हम हो जाते हैं, उस अभाव से मुक्ति का नाम संतोष दिया है, जो यहाँ चित्त के स्तर पर होने वाली वृत्ति। वृत्ति के स्तर पर विश्लेषण तुलन में विचारों में होने वाली तृप्ति को शांति नाम दिया है, विचारों में होने वाली उलझन को अशांति नाम दिया है, चित्त में इच्छाओं के असंतुलित होने को असंतोष नाम दिया है। ऐसे ही आस्वादन चयन की जगह पर तृप्ति को सुख के रूप में पहचाना है, अतृप्ति को दुख के रूप में पहचाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा क्रम से जो इसमें तृप्ति है उसको सुख, शांति, संतोष, आनंद और परमानंद के रूप में पहचाना है। और ये जो आत्मा की जगह पर अनुभव की क्रिया घटित हो रही है, ये अनुभव चूंकि आत्मा व्यापक में या सहअस्तित्व में अनुभव करने का काम करती है, इसलिए उस व्यापक को परम आत्मा के रूप में पहचाना है। आत्मा के भी आधार होने के रूप में, आत्मा जिसमें अनुभव कर रही है उस आधार वस्तु के रूप में व्यापक को पहचानने के कारण व्यापक को परम आत्मा शब्द से भी इंगित किया है, जो पिछले सेशन में कोई प्रयोग कर रहे थे। मैंने उस समय उसको एक्सप्लेन करने के बदले रोक लिया था कि एक बार आत्मा शब्द को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको ले आएंगे कि आत्मा का आधार या आत्मा से भी सूक्ष्म होने के कारण व्यापक को परम आत्मा शब्द से इंगित कर रहे हैं। इतने के साथ देखेंगे ना तो ये दिखता है कि अहंकार शब्द का प्रयोग किए थे कि अहंकार क्या है। इस दर्शन की जगह से देखेंगे कि ये जो बोध और संकल्प की क्रिया अपने में सुनिश्चित करने की जरूरत है बुद्धि की जगह पर, जब तक इस बोध और संकल्प की क्रिया को हमने अपने में सुनिश्चित नहीं किया है, जब तक हमारी बुद्धि अनुभव और प्रामाणिकता के अर्थ में सज नहीं गई है, व्यवस्थित नहीं हो गई है, आत्मा के अनुरूप नहीं चल रही है, तब तक वो जो आत्मा से विमुख बुद्धि है उसको अहंकार नाम दिया है। तो ये जो बुद्धि है ये आत्मा के सम्मुख हो जाए, अनुभव के अनुरूप हो जाए तो व्यवस्थित होकर के जीने का काम होता है, जहाँ अहंकार से मुक्ति। ये जब तक बुद्धि की जगह पर बोध और संकल्प की क्रिया इंश्योर नहीं हुई है, तब तक जो उस बुद्धि की स्थिति है उसको अहंकार के रूप में पहचाना है, जो बेसिकली आत्मा से, स्वयं से या अस्तित्व से विमुख बुद्धि। अस्तित्व के सम्मुख बुद्धि जब भी होती है तो अहंकार की उसमें जगह नहीं है, अभिमान की जगह नहीं है, सरलता की जगह है। ये जो बुद्धि में अहंकार है उसको चित्त में अभिमान के रूप में पहचाना है, वृत्ति में हठ के रूप में पहचाना है, मन में आवेश के रूप में पहचाना है। तो मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब शब्द सुने होंगे, ये जो दिखाई देता है इसको आवेश कहते हैं। वृत्ति में हठ का मतलब है तर्क करते हुए व्यक्ति में आपको दिखाई देगा अपना ही तर्क श्रेष्ठ लगता है, दूसरे का तर्क बेकार लगता है। ये जो विचार की जगह पर हम हठ में उलझे होते हैं वो यहाँ का बंधन है। यहाँ इच्छा की जगह पर, चित्त की जगह पर जो बंधन है हमारा कि अपनी ही इच्छा को, अपने ही चित्रण को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको अभिमान के रूप में पहचाना है। तो मन में आवेश, वृत्ति में हठ, चित्त में अभिमान, ये सब के मूल में देखिएगा तो बुद्धि में बोध का अभाव है, जिसको अहंकार कह रहे हैं। इसलिए आदमी के लिए जो मुख्य करने का काम है वो ये है कि बुद्धि में बोध को सुनिश्चित कर सके, आत्मा में अनुभव को सुनिश्चित कर सके, उसके आधार पर नीचे की क्रियाओं को व्यवस्थित कर ले तो अहंकार से मुक्ति हो सकती है, अभिमान से मुक्ति हो सकती है, हठ से मुक्ति हो सकती है, आवेश से मुक्ति हो सकती है। ये देखिएगा एक व्यवस्थित जीवन का जीने का डिजाइन दिखाई देता है। अहंकार अभिमान तो एक ही चीज होगी। अभी तो सब एक ही लगता है, लेकिन अब बारीक करके देखने जाए अभी तो सुख, शांति, संतोष, आनंद भी एक ही लगता है,
बारीक करके जब देखने जाते हैं तो एक एक जगह पर उसको अलग करके देख रहे हैं कि अभिमान में, अहंकार में, अस्मिता में, हठ में, आवेश में क्या अंतर है। बट आप एक कह लीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ता, अनेक कह लीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा यह है कि जीवन में इन क्रियाओं का व्यवस्थित होना है। ये व्यवस्थित हो जाएंगे तो जितने भी रोग हैं वो सब लाइन से खत्म हो जाएंगे। उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि अलग से रोग का क्या करें। और वो एक रोग था कि 24 रोग था। शरीर एक बार पूरा स्वस्थ हो जाए तो बात खत्म हो जाएगी कि अहंकार और अभिमान एक हो तो भी, अनेक हो तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात अपने लिए जो है वो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में अनुभूत करना है। पूरी प्रकृति को व्यवस्था के रूप में महसूस कर पाना है, देख पाना है और व्यवस्था में भागीदारी की जगह पर अपनी भागीदारी को विश्वास से लेकर के प्रेम तक के मूल्यों के रूप में, सुविधा के उपयोग सदुपयोग संवर्धन के रूप में, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा जैसे मूल्यों के रूप में, भावों के रूप में देखने की जरूरत है। मुख्य करने का पहला काम यहाँ है। इस काम के आधार पर फिर हमारी एक एक इच्छा, हमारा एक एक विचार, हमारा एक एक चयन उस मानवीयता के अर्थ में व्यवस्थित हो सके तो हमारा व्यवहार भी तृप्तिदायक हो जाता है, व्यवसाय भी तृप्तिदायक हो जाता है और मानवीय व्यवस्था के 5 में से एक या अनेक आयाम में भागीदारी करके हम समाज के बेहतर होने में भी अपना योगदान दे पाते हैं। इतनी बात मैं कह रहा था, एक आध बात पर और आता हूँ, पर उसके पहले सवाल सारे सुन लेता हूँ। सॉरी, हमने बिना इंटरप्ट किए सोचा कुछ बातें जो हमको कहनी है कह दें और मैं फिर से कह दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हर चीज़ को समझना अभी ही जरूरी नहीं होता। आप उस पर ध्यान देते रहते हैं तो समय के साथ उसमें बहुत सारे मुद्दे खुलते रहते हैं। कुछ का किसान आज फसल काटता है, कुछ का बीज बोता है, कुछ में पानी डालता है, कुछ में खाद डालता है, वो पूरी प्रक्रिया है जी चलने की। तो कुछ चीज़ों का बीज डाला जाए, कुछ में खाद पानी डाला जाए, कुछ की फसल काटी जाए, वो पूरा रेंज है। सारा फसल एक दिन में नहीं काट सकते। सॉरी, आता हूँ आप आपने इतनी सरलता से कर दिया ना सारा कि सब बुद्ध हो जाओ, सबको बुद्ध होना, इतनी सरलता से बुद्ध तक पहुँचा रहे कि बुद्ध होना। देखिए ये तो दिखाई देता है, ये जो बुद्धि में बोध का स्थिर होना है ना, बेसिकली बुद्धत्व का मतलब वही है कि अनुभव के आधार पर यहाँ बुद्धि ठीक व्यवस्थित हो जाए। जी, अभी भैया ने बताया ना कि आवास, हठ, अभिमान, अहंकार वो सब तो एक ही जैसे सा दिखता है, मगर वो भेद तो हमें अभी भी दिखा रहा है जो हकीकत में भेद है ही नहीं। तो जब तक भेद नहीं मिलेगा तब तक ये भी नहीं दिखेगा कि अलग अलग है। तो ये उल्टी दिशा हुई ना कि जब तक हम भेद में है तब तक इसको भी अलग नहीं कर सकते, है ना। जितना ग्रॉस हम देखते हैं ना उतना एक ही जैसा दिखाई देता है। जितना सटल करके देखते जाते हैं ना उतना बारीक 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 दिखाई देता है। जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं ना, हमारा चेहरा को कैसे देख रहे हो, आप कुछ नहीं करिए, 2 मिनट जो है हमारे चेहरे को थोड़ा और बारीक से देखना शुरू करें। शायद आपको हमारे चेहरे के बारे में कई चीजें दिखाई दे देगी जो पहले नहीं दिखती। 2 मिनट ध्यान देने पर से हमारी आँख पे ध्यान देंगे, हमारे नाक पे ध्यान देंगे, हमारे फोrehead पे ध्यान देंगे, आपको पहले से ज्यादा दिखना शुरू होगा। सारे दिखने की प्रक्रिया इतनी ही है कि आप उस एकाग्रता को जितना सटीक बढ़ाते हैं और जिस तरह बढ़ाते हैं वो दिखाई दे। तो आदमी का कपड़ा दिखाई देना दे, बाल दिखाई देना दे, रंग रूप दिखाई देना दे, चेहरा दिखाई देना दे, उसका स्वभाव दिखना जरूरी है, उसका धर्म दिखना जरूरी है, ये सत्य दिखना जरूरी है। ये दिखने लगे, बाकी चीजें नहीं भी दिखेगी या कम भी दिखेगी तो काम चल जाएगा। ये ठीक वैसा ही है कि आप इस क्लास में बैठे हुए हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो बैठना सार्थक है। हमारी आवाज़ सुनने को छोड़ के इस कमरे की 20 चीज़ें आप देख लें, पंखा देखें कि दीवार देखें कि कुर्सी देखें कि टेबल देखें कि माइक देखें कि कैमरामैन को देखें, बैठना व्यर्थ। तो क्या जरूरी है उसको पहचान करके उस पर ध्यान देना मुख्य होता है। हम उन जरूरी चीज़ों को छोड़ करके गैर जरूरी चीज़ों में उलझ गए, पूरी जिंदगी हिसाब लगाते रहेंगे तो भी आपको ज़्यादा नहीं रहेगा। तो वास्तव में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसको पहचानना और महत्वपूर्ण को पकड़ के उस पर टिकना ये जरूरी है, ये जरूरी है। इस दृष्टि से देखेंगे ना
तो अनुभव की जगह से जब देखते हैं ना तो व्यापक सत्य स्वरूप समझ में आता है। सत्य का मतलब है जो हर देश काल में एक जैसा बना रहता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको सत्य के रूप में कह रहे। अनुभव की जगह से देखेंगे तो व्यापक सत्य स्वरूप समझ में आता है। नीचे उतर के बोध की जगह से देखते हैं ना तो वही व्यापक ज्ञान के रूप में समझ में आता है। भाव की जगह पर जब खड़े होकर देखते हैं ना तो वही व्यापक का एक्सप्रेशन प्रेम के रूप में समझ में आता है। उसी को यहाँ विचार की जगह पे देखते हैं ना तो वो समाधान के रूप में समझ में आता है। और उसी को जब यहाँ मन की जगह पर देखते हैं तो सुख के रूप में, तृप्ति के रूप में पहचान में आता है। तो आस्वादन की जगह से देखेंगे तो उस तृप्ति का जो महसूस होता है अपने में, वो जो व्यापक की तृप्ति अपने में महसूस होती है, उस तृप्ति का नाम सुख है। विचार में देखिएगा कि उस व्यापक का एक्सप्रेशन क्या है, तो विचार में जो समाधान इंश्योर होता है वो व्यापक की अस्तित्व से हमारे जुड़े होने की पहचान है। हमारा विचार अस्तित्व सहज विचार है, उसका पहचान है कि उसमें समाधान इंश्योर रहता है। हमारा आस्वादन और चयन अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसका पहचान है कि वो तृप्त रहता है, सुखपूर्वक रहता है। हमारी इच्छा, हमारा चित्रण, हमारा भाव अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान है कि भाव में प्रेम सदा सदा के लिए स्थिर रहता है। हमारी बुद्धि अस्तित्व से जुड़ी हुई है, उसका पहचान है कि ज्ञान का अभाव नहीं होता है, बोध का, समझ का अभाव नहीं होता है अपने में। और अस्तित्व को सअस्तित्व के रूप में देखने के आधार पर जो अस्तित्व हमको महसूस होता है उसको सत्य के रूप में पहचान। तो यहाँ से देखिएगा तो व्यापक सत्य स्वरूप समझ में आता है, यहाँ से वो ज्ञान स्वरूप समझ में आता है, भाव की जगह पर वो प्रेम स्वरूप समझ में आता है, विचार की जगह पर वो समाधान स्वरूप समझ में आता है, मन की जगह पर वो सुख स्वरूप समझ में आता है। विस्तार से कोई प्रश्न नहीं लेने वाला हूँ मैं, आगे किसी सत्र में कभी मिलेंगे तो उसको डिटेल आउट कर सकते हैं। आप किताबें ले जा रहे हैं, ले जाके पढ़िएगा, मैं तो सिर्फ आपको भूमिका बना दे रहा हूँ किताब को पढ़ने की, ताकि अगर आप किसी बुक में थोड़ा बढ़ना चाहें तो बैकग्राउंड मिल सके कि क्या कहे थी। कौन सी किताब लीजिए आपको? हाँ ये भी बात है, असली बात तो यही है। देखिए इसका अभी हमने उत्तर एबीसीडी पढ़ा ना आपसे, अब आगे कौन सी पढ़ाई? देखिए, अगर उस दृष्टि से हमसे पूछेंगे तो सबसे बेस्ट है किसी परिचय शिविर को दोबारा फिर से सुनना, क्योंकि यहाँ बैठे हुए भी और सुनते हुए भी 10% बातें मुश्किल से दिमाग में टिकती है। आज तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। इसलिए कह रहा हूँ, आज पल्ले इसलिए भी नहीं पड़ा कि फर्स्ट हाफ में आप गायब थे। सॉरी। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, तो जो उसकी भूमिका चाहिए थी वो खत्म हो चुकी है। कल भी आज बिल्कुल अब उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं तो ऊपर से तो जाएगा। अपना सर, काम पर होगा, शाम को अपना शुरू काम। शिविर तो अलग अलग जगहों पे होते ही रहते हैं। आप आराम से सर्च करेंगे, ग्रुप पे आपको हम मैसेज डलवा देंगे। एक सवाल खत्म होने के पहले अगर दूसरे तीसरे सवाल पूछेंगे ना तो संबंध में न्याय नहीं है, तो एक को पूरा कर लेते हैं फिर आते। शिविरों की सूचना आपको इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा के उस पर डाल दे रहे हैं। कुछ और पुराने शिविरों की लिंक डाल देंगे, जिसको भी उसको ऑनलाइन सुनना हो आराम से सुन सकते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के कुछ सेशन डाल दूंगा, आराम से सुन सकते हैं। उसकी बुक की पीडीएफ और प्रैक्टिस बुक की पीडीएफ डाल दूंगा, बस अंग्रेजी में है वो, उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए उसके सेशंस डाल दूंगा, जिनको भी सुनना हो सुन सकते हैं। ये पीपीटी जो आपके हाथ में दी हुई है इसको शेयर कर दूंगा, तो आगे की सारी सूचनाएं उस पर मिल जाएगी, आप निश्चिंत रह सकते हैं उसके लिए। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये जो बेसिक इंट्रो है इसको पहले हमको एक बार शांति से सुनना चाहिए। एक बार वो इंट्रो वाले काम को ठीक ठीक कर पाते हैं ना, फिर अध्ययन बिंदु जैसे किसी शिविर या कानपुर में जो परिचय शिविर लेवल 2 का करते हैं उसको कभी सुनना और पढ़ना चाहिए। किताब को पढ़ने से अगर शुरू करना चाहते हैं तो नीचे से शुरू करके 2 बेसिक किताब को पढ़ सकते हैं, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और व्यवहारात्मक जनवाद। 2 जो बहुत सरल किताब है जहाँ से पढ़ने को शुरू कर सकते हैं, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और व्यवहारात्मक जनवाद।
बाकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए थोड़ी अच्छी हिंदी चाहिए और थोड़ा बढ़िया बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड चाहिए, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और व्यवहारात्मक जनवाद। और एक और सरल किताब है जीवन विद्या एक परिचय। ये 3 पुस्तकों को पढ़ने का काम कर सकते हैं। जीवन विद्या एक परिचय, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, व्यवहारात्मक जनवाद। यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बाकी कुछ बैकग्राउंड बन जाए तो कानपुर में एक मध्यस्थ दर्शन का सार सत्र करते हैं, कभी उसको आराम से सुन लेंगे तो आगे किताब को पढ़ने में गति हो सकती है, तैयारी हो सकती है। 15 दिन का वो सेशन होता है मध्यस्थ दर्शन सार सत्र के नाम से। साल में 2-3 बार होता, अभी चल रहा है, इसका मतलब अगला कभी फरवरी मार्च में जाके होगा। सार सत्र 15 दिनों का सेशन है वो, कभी उसको आराम से सुनेंगे तो पुस्तकों में प्रवेश करने के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड और भूमिका आपका बन सकता है। तो आप थोड़ी जो किताबें अभी थोड़ी कठिन भी लगती हैं उसको पढ़ने का और उसमें एंट्री करने का उस सार सत्र के साथ काम कर सकते हैं। इसी को परिचय सत्र 2 बोलते हैं। नहीं, परिचय सत्र 2 अलग है, सार सत्र अलग है। मध्यस्थ दर्शन सार सत्र साल में 2-3 होते हैं। परिचय को 2-3 बार करने के बाद उसको सुनने का काम या उसमें जाने का काम कर सकते हैं। आप में से जो लोग अपने घर में रहते हुए सुनना चाहेंगे, सार सत्र की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इनफैक्ट किताबों को भी अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो उसका एक अच्छा तरीका होता है किसी रिकॉर्डिंग के साथ उस किताब को पढ़ना। रिकॉर्डिंग का मतलब जहाँ सेशन में किसी ने उस किताब को एक्सप्लेन कर रखा हो, उसके साथ उसको पढ़ेंगे तो आसान होगा। उस दृष्टि से आप जिस किताब को भी पढ़ना चाहते हैं उसका ऑडियो फाइल कुछ मैं उस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कुछ आप यूट्यूब पर ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। उसके सपोर्ट से आप पढ़ेंगे तो जो शब्द आपको नहीं पकड़ने आ रहे हैं या जो वाक्य आपको नहीं पकड़ने आ रहे हैं, बहुत चांस है कि बताने वाला व्यक्ति उस शब्द को एक्सप्लेन कर दे, उस वाक्य को एक्सप्लेन कर दे। बट जितना बेसिक से चलेंगे उतना ठीक रहेगा। और जो लोग शुरुआती शिविर को कर रहे हैं उनके लिए तो पहली ज़रूरत है परिचय शिविर को ही दोबारा सुनना। जब एक बार अपने जीवन में बदलाव की दृष्टि से देखने जाते हैं ना तो सूचना कितनी आपने ली ये गैर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात है कि उस सूचना में से कितना आपके अंदर टिका, पहला स्टेप। दूसरा जो टिका उसके आधार पर अपने में बदलाव कितना है। सूचना टिकी ही नहीं, आगे बदलाव की संभावना भी नहीं है, क्योंकि बदलाव क्या करेगा। जी सॉरी, कुछ कह रहे थे आप कह तो रहा था जी, बताइए। और आपकी सुबह फास्ट बहुत तेज। नहीं आप बताइए, अब आराम से मैं धीरे कर देता हूँ। असल में सुनना ये सुपर फास्ट थी। हाँ, इस कान से सुना इस तरीके से। जब तक बुक ये जितने सेंटेंस आपने बोले हैं अगर इनको आप डिक्टेट करा दें तो उसको हम बहुत स्लोली माइंड में डाइजेस्ट कर सकते हैं। एकदम बढ़िया उपाय है। मध्यस्थ दर्शन सार सत्र की ऑडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसा पिछला 7 दिन बताया है ना, ऐसा धीरे 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 ये एक सेशन एक्सप्लेन किया है। इसकी कुछ ऑडियो फाइल्स भी पड़ी हुई है, कुछ यूट्यूब पर वीडियो के लिंक हैं, आराम से शेयर कर दूंगा। उसको पॉज करिए, प्ले करिए, स्लो चलाइए, फास्ट चलाइए, सब आपके हाथ में। आपने बहुत सिस्टेमेटिक ढंग से ऊपर से लिया है, वो मिल जाएगा ना। लोग इसको आस्वादन को ही समझाते रहते हैं जी, तो उस रिकॉर्डिंग में यहाँ का जुड़ाव नहीं महसूस होता। तो उस रिकॉर्डिंग में आपको पूरा मिल जाएगा। ये सुपर फास्ट तो हम सिर्फ बीज डालने के लिए चलाएंगे। हम तो सिर्फ बीज डालने के लिए इसको चलाए हैं। इसको कोई नहीं होगा। ये मैं सहमत हूँ कि इस सेशन को जो हम चला रहे हैं ना वो तो बीज डालने के हिसाब से चला रहे हैं। उसमें अंकुर चाहिए तो अपने स्पीड से मध्यस्थ दर्शन सार सत्र को आराम से सुनिएगा। परमात्मा को लेकर के 2-3 रिकॉर्डिंग और है हमारा पतंजलि वाले चैनल पे, उसको शेयर कर दूंगा। कभी आराम से अपने स्पीड से सुनिएगा,
तब वो बीज में अंकुर निकलेगा और देव सवेर वृक्ष बन सकता है। वो तो फसल आएगी 3 महीने में, पर आपका अगले दर्शन कब होंगे? अब आगे ये तो- बताइए कि आपके दर्शन अगले हफ्ते के, अगर आपने दूसरा दर्शन दिए सब गंगा में बह जाएगा। अभी मैं अगर इस पर बात पूरी हो जाए तो आज और कल में मैं थोड़ा इस पर बात करना चाहता हूँ कि घर जाके क्या करें ताकि ये टिक सके। पर एक बार ये बाकी सारे प्रश्नों को रोकता हूँ। इस जीवन क्रिया पर कोई इमीडिएट प्रश्न हो तो बताइए, उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। सर एक छोटा सा उदाहरण लेके इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे तो लगता है। थोड़ा कठिन है, इसके लिए फिर पूरा 7 दिन ही चाहिए हमको इतने को ही एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके लिए तो बेस्ट वही है कि 15 दिन के सार सत्र को निकाल के सुनिए, आराम से एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने कहा ना, मैं अभी तो इस सेशन में सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि भविष्य के लिए बीज होने का काम कर रहा हूँ। पिछले 6 दिन में मैंने वो काम नहीं किया। पिछले 6 दिन में मैं धीरे धीरे चल के आपको साथ लेके चल रहा था कि वो अंकुर भी आपके साथ निकल जाए। इस सेशन में मैं सिर्फ बीज डालने का काम कर रहा हूँ। आप हम घर जाके इसको जितना सींचेंगे उतना वो अंकुर निकलेगा, नहीं तो बीज का बीजे पड़ा रहेगा पत्थर पे पड़ने की तरह। बिल्कुल, ये जीवन की क्रिया है, थोड़ा सा आपको सर, जो 6 दिन बैठे थे ना, वो भी इसके लिए ही बैठे थे। सर, जो मैकी क्रिया है ना, इसके 1 दिन और दे दीजिए चाहे, परसों का दिन। वही तो ये आमंत्रण है आप सबों को उस सार सत्र के लिए। कभी भी थोड़ा समय निकाल के आइए, आराम से उसको जीवन की सुनिए। क्रिया को अब भारत जी हम आपको दे सकते हैं जगह, आइए। मेरे को बोर्ड पे पढ़ाने का अभ्यास सर, बोल भी हमें रहा है। ऐसा रोज है विनम्र कि हमें 1 दिन बढ़ा दीजिए, हम तैयार हैं। मुझे पर्याप्त समय नहीं है तो बराबर बीच में न्याय भी नहीं दे सकते। एक के बाद एक देखिए कुछ न कुछ प्रोग्राम और सेशंस होते ही हैं। जी जी जी। आपको लगता है कि ये सबसे जरूरी है तो इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, पर इसको और पकड़ने के पहले जो पिछले 6 दिनों में बात किया है ना, उस पर काम करना जरूरी है। उस पर काम नहीं करेंगे ना तो ये सारे शब्द शब्द की तरह रह जाएंगे जिसमें अर्थ और वस्तु कुछ नहीं पकड़ में आए। मूल मुद्दा है क्रम से स्वयं और शरीर के अंतर को ठीक से तो देखने इसमें का। तो वही दिखाना थी, मैं में तो वही है ना, मैं की क्रिया क्या है, मैं वास्तव में है क्या, उसका सही स्वरूप हमारे सामने आएगा, उसकी ताकत सामने आएगी। बाला जी हम तो बुला रहे हैं आपको, आइए ना, हम समय भी देने को तैयार हैं जो बचाए हुए। पीछे तो कहानी सुना रहे थे जिन्हें शुरू दिन की दूसरों की, अब एक आध तो सुना दो। देखिए, क्या है ना, मैं इसीलिए बचता हूँ इस सेशन को चलाने से। पिछले दिन भाई साहब कह रहे थे कि थोड़ा मेरे को विस्तार कर देना, वो कह रहे थे मन बुद्धि चित्त अहंकार को थोड़ा बता देना। मैं तो बचता हूँ परिचय से, इसको खोलने से। इसको देखिए, मैकी क्रिया कुछ नहीं है जी, शब्दों से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा अगर बेसिक काम नहीं किए हैं। विश्वास के ऊपर काम नहीं हुआ है, प्रेम को समझना चाहेंगे हम। भाषा से अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। विश्वास, सम्मान और स्नेह, इस बेसिक मूल्य पर जब तक काम नहीं किए हैं, प्रेम एक शब्द है, कुछ नहीं निकलेगा। मैं 20 बार बोल दूं तो भी 2000 विश्वास जरूर जगह पहले है तो आपसे आदमी विश्वास, सम्मान, स्नेह। सत्य में आएगा, न्याय धर्म सत्य में आएगा नहीं तो विश्वास को उससे ऊपर छोड़ जाएगा। जी भारत जी, न्याय का मतलब ही विश्वास है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपको। वेट, मैं तो तैयार हूँ जी, मैं तो तैयार हूँ। तो देखिए, मैं फिर से बता दूं, अगर आप हमसे पूछेंगे ना कि इस पूरे सेशन के बाद करने का काम क्या है, तो इस मय की क्रियाओं को विस्तार करना करने का मूल काम नहीं है। करने का जो मूल काम है ना, वो जो शुरू से बात को शुरू किया था ना, मानव को मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में देख पाना, शरीर की आवश्यकता को सुविधा के रूप में पहचान पाना और उस आवश्यकता के लिए भौतिक रासायनिक वस्तु का प्रयोग करना। मैं की आवश्यकता जो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी है, उसको जहाँ जहाँ सुविधा और संवेदना से हमने जोड़ लिया है, उसको अलग करके सही समझ और सही भाव से पूरा करना। वहाँ से बेसिक काम शुरू होगा।
अगर उस काम को नहीं करके आप ढूंढने जाएंगे कि जीवन शरीर छोड़ने के बाद क्या करता है और उसका क्या करें, कुछ बहुत पल्ले नहीं पड़ता उसमें। स्वयं को, मानव को जीवन और शरीर के अस्तित्व के रूप में देख पाना, दोनों की आवश्यकताओं को अलग अलग देख पाना, दोनों की क्रियाओं को अलग अलग देख पाना, दोनों को पूरा करने के तरीके को अलग अलग देख पाना और उस पर काम करना जरूरी है। सुन करके समझ में भी आ रहा हो, ठीक भी लग रहा हो, वो सिर्फ सूचना लेने का काम है, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने का काम है। ट्रांसफॉर्मेशन तो तब होगा जब आप अपनी जिंदगी में पलट के देखेंगे कि वास्तव में कितनी सुविधाओं को आप शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, कितने को जो है आप सुखी होने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये देखना शुरू करेंगे और जहाँ जहाँ उसमें उलझन या फसावट दिखती है उसको बदलने के लिए काम करना शुरू करेंगे, बदलाव वहाँ से होगा। बदलाव की जगह वहाँ खड़ी कि शरीर संवेदनाओं को स्वाद के अर्थ में प्रयोग करने के बदले स्वास्थ्य के अर्थ में हम प्रयोग कर सकते। स्वयं की क्रियाओं को देख करके विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को पूरा करने के लिए सुविधा और संवेदना का प्रयोग करने के बदले अपने में सही समझ और सही भाव को इंश्योर करने का काम करें। सही समझ के लिए मानव को ठीक ठीक समझने की बात, परिवार को ठीक ठीक समझने की बात, समाज को ठीक ठीक समझने की बात, प्रकृति को ठीक ठीक समझने की बात, और समझ में आता है तो वैसा जीने की बात। अगर जी नहीं रहे हैं उसको हम, तो समझना एक भाषा है, उससे कोई बदलाव हमारे अंदर नहीं हुआ है, ये पकड़ना जरूरी है। स्नेह को एक्सप्लेन कर लेना एक बात होती है, स्नेह का अपने में होना दूसरी बात होती है। विश्वास को एक्सप्लेन कर लेना एक बात होती है, विश्वास का स्वयं में महसूस होना और अपने में हर समय बने रहना दूसरी बात है। मुद्दा विश्वास, सम्मान और स्नेह को भाषा और तर्क में समझ के एक्सप्लेन करने का नहीं। मुद्दा विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को अपने में इंश्योर करने का, सुनिश्चित करने का और महसूस करने का है। तृप्ति वहाँ खड़ी है, तृप्ति भाषा में नहीं है, तृप्ति शब्दों से एक्सप्लेन करने में नहीं है, तृप्ति का जगह वहाँ है। इसी तरह से परिवार में व्यवस्था की जगह पर हमको हर मानव संबंधी के रूप में दिखाई दे सके, उसकी मूल चाहना पर आश्वस्ति और भरोसा हमारा बना रहे। जी अभी सुनता हूँ, थोड़ा रुक जाइए। आज तो हलवे से तृप्ति हुई है जी। हाँ जी आज तो हलवे से तृप्ति हुई है, पहले ना हुई। जब तक हलवे से तृप्ति हो रही है ना, तब तक ये समझना चाहिए कि अभी इसकी जरूरत नहीं बनी है। और आप पिछला सारा कोई विश्वास नहीं, अब इस समय समझ पा रहे हैं ये क्रियाएं आपस में कनेक्टेड कैसे हैं और कैसे स्टेप वाइज इनमें प्रवेश किया जाए। तो बिना क्रम से ये हम नहीं इनको समझेंगे, पर समझे हैं फिर भी थोड़ा बहुत। जैसे आपने ये क्या कि सह मुझे बयान कर दी जी, सह अस्तित्व जो है एक सत्य है, अस्तित्व एक सत्य है, इसको हमको अनुभव कर लिया। तो अनुभव कर लिया तो वो प्रमाण बन गया हमारे लिए, जब उसको मान लिया फिर हमको इसका बोध भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। जब ज्ञान हो गया तो फिर उस ज्ञान के आधार पर हमने संकल्प किया, निर्णय किया। अब जब निर्णय किया तो फिर उससे संबंधित कुछ हमारे अंदर चिंतन भी आएंगे, चिंतन भी हम करेंगे कि अब इसे जो ये ज्ञान हमने इकट्ठा किया है इसको चिंतन करके किस रूप में हम जो है इसका चित्र बनाएं और इसका सही विश्लेषण करें। तो अब विश्लेषण से आगे अब कैसे तुरंत पाए तुरंत शुरू हो गया। मतलब ये यानी रियल फिगर अपनी नहीं हमको हो रही है, वैसे थोड़ा थोड़ा अब तो अगले जन्म में होगा जी।
इसकी क्लैरिटी के लिए मध्यस्थ दर्शन सार सत्र में आप सभी का आमंत्रण है। आमंत्रण है। चलिए फिर तो ये बहुत साल पहले वाली तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये सेशन में तो सिर्फ बीज डालने का काम है। 15 दिन का काम आगे के लिए। 15 दिन का काम ऐसे कोई तो नहीं है वो जी जी काम करूँ जी काम में है उसमें आप बता रहे हैं अपने आप हम